हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर आज हम करेंगे पाठ 6। इसमें हम देखेंगे, यह पाठ का नाम है डॉक्टर विक्रम साराभाई। यह एक महान वैज्ञानिक थे। ओके, जैसे अंतरिक्ष में लोग खोज करते हैं उस तरह के थे वो लोग। चलो, यहाँ पर हम विक्रम साराभाई की बात कर रहे हैं। वे वैज्ञानिक थे। चलो, पहला हम ऊपर का पैराग्राफ देख लेंगे। हमारे जीवन को सुविधापूर्ण बनाने में वैज्ञानिकों का प्रमुख योगदान रहा है। तो वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान हमारे जीवन को सुखमय बनाने में कैसे रहा है? तो जैसे कि आजकल हम मोबाइल से पढ़ाई कर ले रहे हैं, है ना। ये भी वैज्ञानिक की एक खोज है। फिर हम स्विच ऑन करते हैं तो पंखा ऑन हो जाता है। हम रिमोट से वो कर सकते हैं, टीवी चलाते हैं रिमोट से। कई जगह पे पंखा लाइट चालू होते हैं ना, कई काम रिमोट से हो जाते हैं। तो वह सब किसकी देन है? वैज्ञानिकों की और विज्ञान की देन है, यानी साइंस, टेक्नोलॉजी। ओके, तो हमारे सब काम कैसे बना दिए हैं? आसान बना दिए हैं। ओके, प्रस्तुत इकाई यानी कि पाठ में हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत यानी कि अनोखे व्यक्तित्व से परिचित कराती है। यह जो पाठ है हमको विक्रम भाई का जो जीवन परिचय बोलते हैं ना, जैसे कि वो क्या थे, कैसे थे, उन्होंने क्या क्या किया, कितनी मेहनत से उन्होंने अपना अस्तित्व जमाया, किस तरह से वो वैज्ञानिक बने, वो सब इस पाठ में बताया जाता है। ओके, जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य व्यवस्था, प्रबंध आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। उल्लेखनीय यानी कि प्रशंसा वाले कार्य किए हैं। के उद्योग के क्षेत्र में, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, जैसे कपड़ा बनाने की बड़ी बड़ी मशीन होती है, फिर आपने फैक्ट्री देखी होगी, वहाँ बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, वो किस तरह से काम करती हैं, है ना। तो वह सब में भी विक्रम साराभाई ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। फिर शिक्षा के क्षेत्र में भी उन्होंने बहुत सारे अलग अलग योगदान दिए हैं। उद्योग तो जैसे हमने आगे देखा, इंडस्ट्री है ना, जैसे बड़ी बड़ी मशीनरी बनाना, वो सब काम। फिर वाणिज्य तो जैसे व्यापार, धंधा, उद्योग, उसे बोलते हैं वाणिज्य। वाणिज्य व्यवसाय भी वो धंधा पानी जैसा जैसे होता है ना, जिस तरह से जैसे कि पैसे का लेन देन हो गया, किसी भी चीज़ में उन्होंने योगदान दिया है। अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए, देश की प्रगति के लिए, ये सब अगर अच्छा रहेगा तो हमारे भारत देश का क्या होगा? विकास होगा अच्छी तरह से, उन्होंने किया है। चलो, फिर उनके जीवन की घटनाओं से प्रेरित होकर अवलोकन, परीक्षण एवं परिश्रम से वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर हम भी महान वैज्ञानिक बन सकते हैं। हम कैसे वैज्ञानिक बन सकते हैं? उनके जीवन की घटनाएं कुछ यहाँ पर दी गई है, उनसे हम प्रेरित होकर, उनको अवलोकन करके यानी कि उनको बारीकी से जानकर, परीक्षण करके यानी कि उनको पहचान कर, उनके जैसे किसी भी जीवन परिचय के बारे में जानना, उसको पहचानना कि उन्होंने कैसे किया होगा, किस तरह से किया होगा। वह परिश्रम से, हम मेहनत से, है ना, मेहनत से हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर, हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण यानी आपका जो सोचने विचारने की क्षमता है, वह उन्हीं की तरह हम विकसित करके हम भी वैज्ञानिक बन सकते हैं और मानव जाति की अनुपम सेवा कर सकते हैं, और मानव जाति की सेवा कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा डॉक्टर अब्दुल जे कलाम, है ना, उनकी बुक भी है। फिर ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिनकी बुक हैं, उनके बारे में आप लोग कई चीज़ें जानते होंगे, है ना, कि आइंस्टाइन जैसे, कि इनका क्या आदत थी, कैसे थे वो, किस तरह से वैज्ञानिक बने, वो पहले क्या थे, फिर बाद में क्या बने। तो हमने एक चीज़ देखी होगी, वह भी हमारी तरह इंसान ही थे, सीधे साधे इंसान, सरल स्वभाव के, है ना, और वो
लगातार मेहनत करते थे और उनका जो दृष्टिकोण होता था, सोचने विचारने की शक्ति होती थी, वह हर समय यह रहती थी कि कैसे करके हम लोगों का भला करें, कैसे हमने अगर पृथ्वी में जन्म लिया है तो हम कैसे करके किसी की मदद करें। उनकी हर समय इस तरह की भावना रहती थी, जिससे वे उनकी सोच विचार इस तरह की रहती थी जिससे वे वैज्ञानिक बने। ओके, चलो अब हम पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। उसके पहले हम यहाँ पे पिक्चर देख लेंगे। यह है विक्रम साराभाई। चलो, एक ऐसे महान वैज्ञानिक थे, जब वे मात्र 2 वर्ष के थे तब गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक बड़ा होकर बहुत यशस्वी बनेगा। यशस्वी बनेगा यानी कि इसका नाम होगा देश में, दुनिया में, विदेश में। खाली वो 2 साल का था सिर्फ, तभी से रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं, आपने नाम सुना होगा, तो उन्होंने यह बोला था कि उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि जो विक्रम साराभाई हैं वो बहुत ही बड़े वैज्ञानिक बनेंगे। यशस्वी यानी कि जैसे मैंने आपको, उनका बहुत बड़ा नाम होगा। और उनकी भविष्यवाणी अपने कर्मों से सच साबित कर दी। भविष्यवाणी तो कर दी, पर वो जो बच्चा था उसने क्या किया, उसने इस तरह का काम किया कि वह भविष्यवाणी सच हो साबित हुई है, कर डाली। क्या आप जानते हैं वे कौन थे? वे थे हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। वे कौन थे? हमारे महान वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई का जन्म 12 अगस्त 1912 में, सन 1912 को अहमदाबाद में हुआ था। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि डॉक्टर विक्रम साराभाई कहाँ के रहने वाले थे? अहमदाबाद के रहने वाले थे। उनका जन्म 12 अगस्त को हुआ था, सन 1912 में। उनका परिवार एक प्रतिष्ठित उद्योगपति परिवार था। प्रतिष्ठित यानी कि माना हुआ, सब लोग उनको जानते थे, उनकी अच्छी खासी रेपुटेशन बोलते ना, जैसे वैसा नाम था उनका। उद्योगपति यानी कि जैसे कपड़े का उद्योग करता है कोई कलर वगैरह का उद्योग करता है, कि यानी उनका क्या था, एक उद्योग था। उद्योग यानी कि जैसे आपको मैंने बताया ना, बड़ी बड़ी मशीन वगैरह होती हैं, बड़े पैमाने पर काम होता है, लाखों करोड़ों में सामान जाता है, बिकता है। तो ऐसा उनका एक औद्योगिक परिवार था। पिता का नाम अंबालाल था तथा माता का नाम सरला देवी था। तो विक्रम साराभाई के पिता का नाम क्या था? अंबालाल, और माता का नाम सरला देवी था। विक्रम साराभाई 8 भाई बहन थे। कितने भाई बहन थे वे? 8 भाई बहन। पहले तो लोग ज़्यादा होते थे ना, अब लोग 1-1, 2-2 होते हैं भाई बहन। तो वे सब मिलकर 8 भाई बहन थे। बाल्यकाल से यानी कि बचपन से प्रतिभावान विक्रम साराभाई के बचपन का यह प्रसंग उनके सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे को दर्शाता है। यानी कि बचपन से ही प्रतिभावान विक्रम साराभाई, बचपन से ही उनका यह एक प्रसंग है, वह यह बताता है कि इस तरह से वो सफलता हासिल करने के बुलंद इरादे थे उनके बचपन से ही, कि नहीं मुझे ये करना ही है, मैं ऐसा करूँगा। तो वह क्या बात है, जब देखते हैं हम। जब वह 5-6 साल के थे तो अपने परिवार के साथ शिमला गए। जब वह 5-6 साल के थे तो वो अपने परिवार के साथ शिमला गए। शिमला में उनके पिता अंबालाल के नाम ढेरों चिट्ठियाँ आती थी, बहुत सारे लेटर आते थे। उस समय तो पत्र का ज़माना था ना, ऐसे SMS और व्हाट्सएप वगैरह थे नहीं, तो लोग चिट्ठी लिखते थे, पेन और एक कागज़ में चिट्ठी लिखते थे, फिर उसमें पता लिख करके जिसको भेजना हो उसको भेज देते थे। तो इस तरह से उनके पापा के नाम पर बहुत सारी चिट्ठियाँ आती थी। क्यों? क्योंकि वे बहुत बड़े उद्योगपति थे, जाने माने हस्ती थे वो, तो बहुत सारे लोग उनको जानते थे। तो किसी को कुछ पूछना होता था, किसी को कुछ बताना होता था, तो वो लोग पत्र लिखते थे। यह देखकर बालक विक्रम के मन में भी इच्छा हुई कि उनके नाम भी खूब सारे पत्र आएं। उनकी क्या इच्छा हुई? कि उनके नाम पर भी बहुत सारे पत्र आएं। इसलिए
कई लिफाफों पर अपना नाम तथा पता लिखा और डाकघर में डाल दिया। तो उन्होंने सोचा बचपन में 5-6 साल के थे कि मेरे पापा के नाम पर इतने पत्र आते हैं, मेरे नाम पर भी आने चाहिए। तो ये क्या थी, उनकी एक बचपन से इच्छा थी। यह जो प्रसंग है ये इसलिए बताया गया है कि वो बचपन से ही उनको ऐसी इच्छा थी कि मैं भी ऐसा करूं। जैसे आप लोग अभी छोटे हो तो आपकी भी इच्छा होती होगी ना कि यार मेरे को भी लोग है ना सलाम करें, मैं चलूं तो 4 लोग मुझे भी पहचानें। कई लड़कियों की इच्छा ऐसी होती है कि मैं कहीं खड़ी रहूं तो मेरे पीछे बॉडीगार्ड खड़ा रहे, है ना। तो बचपन से ही उनकी इस तरह की इच्छा थी, तो उस इच्छा ने उनको महान व्यक्ति बनाया, महान वैज्ञानिक बनाया। तो उन्होंने क्या किया कि उनके नाम पर भी ढेरों पत्र आए, तो उन्होंने अपने नाम पर ही चिट्ठी लिख दी और अपने घर का एड्रेस वगैरह लिख दिया। फिर लिफाफे पर अपना नाम तथा पता लिखकर डाकघर में डाल दिया उन्होंने। पोस्ट ऑफिस होता है ना, वहाँ पे डाल दिया। फिर क्या था, उनके नाम पर ढेरों चिट्ठियाँ आने लगीं। पिता ने देखा तो उनके मन में बालक विक्रम के इस काम के पीछे के उद्देश्य को जानने की इच्छा हुई। तो उसके पापा घर में ही थे, तो वो चिट्ठियाँ आईं तो बोला अरे इतनी सारी चिट्ठियाँ किसके नाम पर आई। तो बोला अरे ये जो छोटा विक्रम है ना उसके नाम पर आई है, विक्रम साराभाई के नाम पर। तो बोला अरे ये तो इसने ही लिख करके भेजा है। तो उसके पापा ने बोला कि आखिर तेरी इच्छा क्या है, क्यों इस तरह से तूने किया। तो असलियत मालूम होने पर उन्हें हंसी आई। फिर उसने बच्चे ने बताया कि पापा आपके नाम पर इतने पत्र आते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मेरे नाम पर भी लेटर आए। तो यह जानकर उनके पापा हंस पड़े, जबकि उनके पापा के तो काम के पत्र आते थे, पर यहाँ पर तो उस छोटे बच्चे ने अपने आप को ही पत्र लिख करके भेजे थे। लेकिन सफलता पाने की इच्छा जानकर अच्छा भी लगा, उसके पापा को अच्छा भी लगा कि मेरे बेटे की सोच विचार तो अच्छी है। तो अगर कोई भी हमको गोल पाना हो, जो भी तुम्हारा लक्ष्य हो कि मुझे ये कुछ भी बनना है, किसी को ऑफिसर बनना है, किसी को पुलिसमैन बनना है, किसी को सोल्जर बनना है, डॉक्टर बनना है ना। तो यहाँ पर जिस तरह से यह प्रसंग हुआ, तो इस तरह से उस बच्चे ने अपने मन में क्या एक धारणा बिठा रखी थी कि मुझे ये बनना है। तो अगर हमारी सोच विचार, हमारे काम अच्छे होंगे तो भगवान भी हमारी मंजिल पाने में हमको मदद करता है। पर हमारे काम कैसे होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो जब उसके पापा को पता चला कि इसने इस वजह से पत्र लिखा है, तो उसके पापा को भी सोचकर अच्छा लगा कि चलो मेरे बच्चे ने कुछ अच्छा तो सोचा कि मैं भी ऐसा काम करूं कि मेरे नाम पर भी इतने पत्र आएं। इच्छा जानकर भी अच्छा लगा। जब वह 8 साल के थे तो साइकिल पर विभिन्न कलाबाजियाँ करते थे। जब वो 8 साल के थे तो स्वाभाविक है बच्चे लोग क्या साइकिल चलाते हैं इस टाइम पे, है ना। तो साइकिल पे वो अलग अलग क्या करते थे, कलाबाजियाँ, यानी कि जैसे कभी कोई साइकिल में खड़ा हो जाता है, कोई हाथ छोड़ देता है, कोई ऐसे चलाता है ना। तो उसके लिए भी बहुत हिम्मत की ज़रूरत होती है। कभी क्या होता है किसी में हिम्मत होती नहीं है और बहुत बहादुर बनने जाता है और नीचे गिर जाता है, फिर लग जाती है ना। तो पहले ज़माने पे पहले लोग साइकिल में कलाबाजियाँ करते थे इस तरह से, यानी करतब करते थे साइकिल में और लोगों को अचंभित कर देते थे। तो जो लोग होते हैं वो लोग क्या हो जाते हैं, अचंभित, यानी कि आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि अरे ये साइकिल में खड़ा हो गया और साइकिल चल रही है, इसने हाथ छोड़ दिया और साइकिल चल रही है। तो लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। उन्हें साहसिक कारनामे थे, साहसिक यानी कि ऐसे बहादुरी वाले कारनामे जिनमें थोड़ा डर लगता है, लोगों को करने में थोड़ा साहस दिखाना पड़ता है हमको, ऐसे काम उनको बहुत अच्छे लगते थे। उसको बोलते हैं साहसिक कारनामे, जिसके लिए थोड़ा अंदर हिम्मत होनी चाहिए, साहस करना पड़ता है ना। गणित तथा भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। गणित और भौतिक के प्रति उनकी गहरी दिलचस्पी थी। भौतिक यानी कि मीन्स के जैसे भूगोल बोलते हैं ना, अर्थ के बारे में, फिर अर्थ के ऊपर जो है वो उन सब के बारे में जानकारी प्राप्त करना। उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा सन 1934 में पास की। सन 1934 से 37 में गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, जो हमारा अहमदाबाद है उसमें गुजरात कॉलेज है ना, वहाँ पर इंटर की पढ़ाई
की। सन 1937 में इंग्लैंड चले गए, फिर वो कहाँ चले गए, फॉरेन चले गए। सन 1940 में कैम्ब्रिज से गणित व भौतिकी में बीएससी की परीक्षा में सफलता प्राप्त की। फॉरेन जाकर के उन्होंने बीएससी किया, यानी 12वीं के बाद की पढ़ाई। तत्पश्चात द्वितीय विश्व युद्ध के शुरू होते ही विक्रम साराभाई भारत लौट आए। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, फिर वह भारत वापस लौट आए। भारत में उन्होंने सर सीवी रामन तथा डॉक्टर होमी भाभा का सानिध्य मिला, यानी कि उनके साथ में रहे। दो महान कौन है ये वैज्ञानिक हैं, सर सीवी रमन और भाभा, होमी भाभा। फिर वहाँ राष्ट्रीय स्वतंत्रता बड़े प्रभावित हुए, जो आंदोलन हुआ उससे वे बड़े प्रभावित हुए। सन 1942 में वह मृणालिनी स्वामीनाथन, मृणालिनी यह नाम है, म में री की मात्रा, ओके, मृणालिनी स्वामीनाथन के साथ विवाह सूत्र में बंधे, यानी उनकी शादी हो गई। ओके, 1942 में उनकी शादी हो गई। उन्होंने अंतरिक्ष की गहराइयों से आने वाली रहस्यमय कॉस्मिक किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से सन 1947 में पीएचडी की। उस टाइम फिर उन्होंने पीएचडी की, उनकी शादी हुई, फिर उसके बाद उन्होंने अपना काम चालू रखा और अंतरिक्ष की गहराइयों से, मीन्स ऊपर आकाश है और उसके ऊपर भी थोड़ा वहाँ से कुछ आवाज़ें आती थी, तो रहस्यमयी कॉस्मिक किरणों, यहाँ पे किरण की बात कही गई है। ओके, किरणों पर अनुसंधान करके कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से 1947 में पीएचडी की उपाधि हासिल की, पीएचडी किया उन्होंने। ब्रह्मांड तथा सौरमंडल के कई जटिल प्रश्नों का प्रायोगिक हल निकालने का श्रेय डॉक्टर विक्रम साराभाई को प्राप्त है। ब्रह्मांड यानी ऊपर का पूरा आकाश है, वहाँ पर आपने देखा होगा कुल 9 ग्रह हैं, है ना, तो सूर्य, चंद्र, तो उनमें भी लोगों को बहुत सारे डाउट थे, तो वह सब किसने क्लियर किए, डॉक्टर विक्रम साराभाई ने। यह उन्हीं का सुझाव था कि कॉस्मिक किरणों पर प्रयोग के लिए हिमालय की ऊंची चोटियाँ सर्वाधिक उपयुक्त व अनुकूल है। तो उन्होंने बताया था कि कॉस्मिक किरणों पर अगर हमको स्टडी करना है, उसके बारे में हमको कुछ जानना है, तो हमको हिमालय की जो ऊंची पहाड़ियाँ हैं, चोटियाँ हैं, वहाँ पर जाकर के हमको कुछ करना पड़ेगा। इसलिए भारत सरकार ने गुलमर्ग, यानी जम्मू कश्मीर में है ना, भारत सरकार ने गुलमर्ग में वैज्ञानिक उपकरणों से लैस, यानी सभी वैज्ञानिक उपकरण थे वहाँ पे, एक प्रयोगशाला स्थापित की। वहाँ पर एक प्रयोगशाला स्थापित की कि वहाँ पर जैसे वो लोग स्टडी करें तो उनको सभी चीज़ वहाँ पर दिखाई दे। जैसे दूर से तारा देखते हैं तो दूरबीन होती है, फिर ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है, साधन होते हैं, छोटे से लेकर के बड़े तक साधन। तो बोला सभी साधन उस प्रयोगशाला में थे, लैब जिसे बोलते हैं ना, ऐसा वहाँ पर उन्होंने गुलमर्ग में बनाई। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने निजी प्रयासों से सन 1947 में भौतिक, निजी यानी अपने ही प्रयास से, अपने ही उससे, निजी अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई। तो उन्होंने अपने ही प्रयासों से क्या किया, 1947 में भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थापित हुई, उनके ही प्रयास से। अहमदाबाद में ही है, यहाँ पे जैसे गुजरात कॉलेज है तो रोड में ही है। डॉक्टर विक्रम साराभाई का वो प्रयोगशाला है, वहाँ अपना कुछ न कुछ नया नया करते रहते हैं, इन्वेंशन करते रहते हैं ना, जिससे वह आजन्म स्तब्ध रहे, जिससे वह उनको वहाँ जाना जाता है कि नहीं यह इनका है, और काफ़ी अच्छा उन्होंने वहाँ पे बना रखा है। बच्चे लोग नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, नई नई चीज़ें बनाते हैं, सीखते हैं वहाँ पर। ओके, साथ ही उन्होंने देश में वस्त्र उद्योग, वस्त्र यानी कि कपड़े,
वस्त्र उद्योग की तकनीकी समस्याओं के हल निकालने के उद्देश्य से अहमदाबाद में ही टेक्सटाइल इंडस्ट्री रिसर्च एसोसिएशन की आधारशिला रखी। अहमदाबाद में पहले कपड़े की बहुत सारी मिलें थी, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, पर कभी कभी क्या होता है मशीनरी में कुछ ना कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ जाती है, बोलते हैं ना टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आ जाती है। तो उसका हल भी उन्होंने निकाला और उन्होंने एक वो भी रखा वहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल रिसर्च एसोसिएशन की स्थापना भी की कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो, परेशानी हो तो आप इस जगह जा सकते हो और मशीनरी वगैरह में अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, नई टेक्नोलॉजी का लाना है, नया कुछ करना है, तो उन्होंने वहाँ पर इस तरह का एक स्थापित किया, संस्था स्थापित की। भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला डॉक्टर विक्रम साराभाई परमाणु शक्ति, अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, तारा, प्लाज्मा, भौतिक और खगोल पर वह कार्य करते रहे। वह उनको ज़्यादा इंटरेस्ट किस में था? परमाणु शक्ति में, फिर अंतरिक्ष विकिरण, सूर्य, ग्रह, चंद्र, तारे, तो इन सब पर वह करते रहे खोज। सन 1961 में वे परमाणु ऊर्जा आयोग के सदस्य बन गए। फिर इस तरह से वो धीरे 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 करके आगे बढ़े तो उनको सदस्य बनाया गया, परमाणु ऊर्जा का सदस्य बनाया गया। जैसे कि अब्दुल कलाम है ना, वो भी इन्हीं की तरह थे। ओके। डॉक्टर भाभा की मृत्यु के पश्चात फिर जो वैज्ञानिक थे उनके साथ में थे वो ऑफ हो गए। उसके बाद परमाणु ऊर्जा संस्थानों का भार युवा वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई, तो अभी तक वह संभाल रहे थे। तो डॉक्टर भाभा की मृत्यु हो गई, उसके बाद विक्रम साराभाई संभालने लगे। उस समय वे जवान थे। तो और वो कई चीज़ें, टेक्नोलॉजी भी कई वो जानते थे, तो उन्होंने उसको और थोड़ा आगे बढ़ाया, उसमें थोड़ा और नया कुछ ऐड किया। उन्होंने भारतीय अनुसंधान केंद्र का गठन किया। डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके पहले अध्यक्ष बने, वह उसके अध्यक्ष बने यानी हेड बने। यह उनकी अगुवाई एवं अथक परिश्रम का ही परिणाम है कि भारत में दूरसंचार, दूरदर्शन व मौसम विज्ञान के लिए प्रक्षेपित अनेक उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। जो हम दूरदर्शन है, हम टीवी में देखते हैं, ब्रॉडकास्ट आता है, हमको यानी तूफान वगैरह आते हैं, वातावरण कैसा है, मौसम का सब पता चल जाता है ना। तो यह सब शुरुआत में किसने करवाया? डॉक्टर विक्रम साराभाई। उनकी ही देन से आज हम यह सब कुछ देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं ना, न्यूज़ वगैरह आते हैं जैसे। तो अंतरिक्ष में सफलतापूर्ण कार्य कर रहे हैं, सफलतापूर्ण कार्य कर रहे हैं। उन्होंने बोलते हैं ना सैटेलाइट छोड़े, उपग्रह छोड़े, इसरो जैसे छोड़ता है ना, तो इस तरह शुरुआत किसने की थी ये? और शुरुआत में तो कोई और थे, पर धीरे 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 टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी लाने में विक्रम साराभाई का बहुत बड़ा हाथ है। डॉक्टर विक्रम साराभाई ने अपना संपूर्ण जीवन भारत तथा विज्ञान के समग्र विकास के लिए समर्पित कर दिया। उन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के विकास के लिए समर्पित कर दिया। भारत के विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हुए। उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए तो उन्हें वो सम्मान भी प्राप्त हुआ, जैसे देते हैं ना प्रधानमंत्री के हाथों, राष्ट्रपति के हाथों से उन्हें सम्मानित किया गया। सन 1962 में उन्हें डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, सन 1966 में पद्म विभूषण तथा सन 1972 में मरणोत्तर पद्म विभूषण जैसे अलंकारों से नवाजा गया। निःशस्त्रीकरण से संबंधित कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में भी भारत के प्रतिनिधि रहे। डॉक्टर विक्रम साराभाई 1966 में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ साइंटिफिक यूनियन के सदस्य रहे।
फिर वह दूसरी उसमें टीम में जुड़े, बोलते हैं दूसरे ग्रुप में, अलग अलग नई खोज करने वाली ग्रुप में। सन 1968 में संयुक्त राष्ट्र संघ में यूनेस्को के विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बने। फिर वहाँ के भी अध्यक्ष बने, वहाँ के भी हेड बने वो। उन्हें इंडिया जियोलॉजिकल यूनियन का प्रमुख बनाया गया। उनको इम्पोर्टेंस क्यों दिया जाता था? क्योंकि उनको इतना नॉलेज था और वो नई नई टेक्नोलॉजी लाते थे, तो उन्हें इस तरह से वो धीरे धीरे अपने जीवन में आगे बढ़ते गए। डॉक्टर विक्रम साराभाई सन 1970 में 1917 में वियना शांति अंतर्राष्ट्रीय अणु मंच के 14वीं परिषद के प्रमुख बने। सन 1971 में संयुक्त राष्ट्र संघ परिषद के उपाध्यक्ष व बाद में विज्ञान विभाग के अध्यक्ष बन गए। फिर उनको हेड बना दिया गया। इस तरह से वो 2-3 अलग अलग जगहों में क्या बने? अध्यक्ष बन गए थे। वह केवल उच्च कोटि के वैज्ञानिक ही नहीं थे, वे उच्च कोटि के यानी कि बहुत ही सुलझे और अच्छे वैज्ञानिक ही नहीं थे, बल्कि व्यस्तताओं के बावजूद, मीन्स इतना बिजी रहते थे वो, आए दिन उनका टाइम क्या रहता था? बहुत ही बिजी रहते थे, वो व्यस्त रहते थे। व्यस्तताओं के बावजूद कला, शिक्षा व समाज के लिए पर्याप्त समय निकालते थे। वह टाइम निकालते थे इन सब और चीज़ों के लिए भी। इन सब चीज़ों के लिए तो कला, शिक्षा और समाज के लिए, कि हमें समाज के लिए क्या करना चाहिए, हमारा देश आगे आए, हमारे देश के बच्चा वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग करे और उसको समझे, अच्छी तरह से शिक्षा में आगे बढ़े, हमारा देश आगे आए। इसलिए भी वो काफ़ी उसमें समारोह वगैरह में भाग लेते रहते थे, तो उसके लिए वह समय निकालते थे। उनके ही प्रयासों से अहमदाबाद में लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास संस्था की स्थापना हुई। यहाँ वह जन सामान्य की विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करने के लिए कार्य करते रहे। तो यहाँ पर लोक विज्ञान केंद्र और नेहरू विकास में वो क्या करते थे कि और लोगों को भी विज्ञान में इंटरेस्ट आए और जो नए आने वाले बच्चे हैं उनको भी रुचि आए, उसके लिए वह कुछ न कुछ काम करते रहते थे। वह 21 दिसंबर 1971 की काली रात थी। काली रात क्यों बोलते हैं? क्योंकि दुख भरी थी। डॉक्टर विक्रम साराभाई को त्रिवेंद्रम के लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा में कार्य निरीक्षण के लिए भेजा गया था। तो वहाँ पे कोई काम हो रहा होगा ना, उनके रिलेटेड कोई साइंस वाला काम होगा, उनका ही कुछ काम होगा, तो उसके निरीक्षण के लिए यानी देखने के लिए भेजा था उनको। वहाँ वह एक होटल में ठहरे हुए थे, एक होटल में वहाँ पर ठहरे हुए थे। वहीं हृदय की गति रुकने से उनकी मृत्यु हो गई। उनको हार्ट अटैक आ गया, उनके हृदय की गति रुक गई। अब जब हमारा हार्ट रुक जाता है तो फिर हम डेड हो जाते हैं। ओके, उनके निधन से विज्ञान में नित नए आयामों को जोड़ने वाला एक जीवन चक्र सदा के लिए रुक गया। तो इस तरह से जो हमको वो नया नया चीज़ बताते थे, करते थे ना, तो वह जो चक्र चला आ रहा था वह रुक गया। ऐसी महान प्रतिभा को सत सत नमन। तो 21 दिसंबर 1971 को उनका देहांत हो गया था। चलो इस पाठ को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना एक बार फिर और समझ लेना।